दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग है कि दुखों का अंत कैसे हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा के दो पुत्र थे। एक पुत्र सगा था और दूसरा पुत्र गोद लिया हुआ था। राजा ने विचार किया कि मैं समय रहते राज्य की कमान किसी योग्य बेटे के हाथ में देकर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। वैसे तो इसके लिए वे अपने दोनों पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे, परंतु वे ऐसा करके वे उन दोनों पुत्रों में किसी प्रकार की कोई कलह पैदा नहीं करना चाहते थे। दोस्तों ऐसे में राजा ने अपने दोनों पुत्रों में योग्यता के आधार पर राज्य के अगले उत्तराधिकारी का निर्णय लेने की सोची। दोस्तों राजा का ये फैसला राजकुमार को ही नहीं वरन उनके मंत्रीगणों को भी काफ़ी पसंद आया, क्योंकि योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी का चयन होने से आगे भी राज्य का भविष्य उज्जवल रहने की पूरी उम्मीद थी। अब सवाल यह था कि राजा अपने दोनों पुत्रों में से सबसे योग्य का चयन कैसे करे। दोस्तों इसके लिए राजा ने अपने मंत्रियों के साथ काफ़ी मंथन किया और एक दिन राजा ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मेरे अंदर अब पहले जैसी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। ऐसे में मैं वक्त रहते अपने अगले उत्तराधिकारी अर्थात राज्य के अगले शासक का चयन कर देना चाहता हूँ, जिससे आगे चलकर मेरे न रहने के बाद में इस बात को लेकर के तुम दोनों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। दोस्तों राजा ने कहा, राज्य की सत्ता मैं उस बेटे के हाथ में देना चाहता हूँ जो राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से समझे और उसे ठीक से निभाए। दोस्तों राजा ने कहा, तुम दोनों में से जो भी इस राज्य का राजा बनेगा वो समस्याओं का ठीक ढंग से निवारण कर सके और प्रजा की रक्षा कर सके, मैं ऐसे बेटे के हाथ में इस राज्य की कमान को सौंपना चाहता हूँ। दोस्तों राजा की बातों को सुनकर के दोनों बेटे बहुत खुश हुए। फिर राजा ने कहा, मैं तुम दोनों के मध्य एक प्रतियोगिता रखूंगा, जिसमें तुम दोनों में से जो अपने आप को सबसे बेहतर साबित करेगा मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। दोस्तों इस प्रकार राजा ने प्रतियोगिता के लिए अगला दिन निर्धारित किया। अगले दिन सुबह राजा ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया, जहां राजा ने अपने बड़े बेटे से एक काठ का तोता बनाने के लिए कहा, वहीं दूसरे बेटे से मिट्टी का तोता बनाने के लिए कहा। दोस्तों राजा ने दोनों बेटों को काम देने के बाद में कहा, मैं कल शाम को आकर तुम दोनों का काम देखूंगा और जिसने भी अच्छा कार्य किया होगा मैं उसे ही उत्तराधिकारी बनाऊंगा। दोस्तों राजा के चले जाने के बाद में बड़ा बेटा पलंग पर लेटते ही राजा बनने के बाद अपने सुनहरे भविष्य और अपने ऐशो आराम की कल्पना में डूब गया। उसे लगने लगा कि अब तो उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे जिस चीज़ की इच्छा होगी वह वस्तु अगले ही पल उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। दोस्तों बड़े लड़के ने विचार किया कि पिताजी ने कहा है कि मैं कल शाम तक आऊँगा, तब तक अपना कार्य कर लेना, अभी तो शाम होने में बहुत समय है, मैं बहुत जल्दी ही अपना कार्य पूर्ण कर लूँगा। हालांकि बड़े बेटे का बीच बीच में मन ख्यालों से निकलकर काम की तरफ भी लौटता, मगर जब भी वह काम की ओर देखता तो उसे आलस पूरी तरह घेर लेता और वो एक ही बात सोचता कि ये काम तो काफ़ी आसान है, ऐसे में थोड़ा आराम और कर लूँ, इससे क्या बिगड़ जाएगा। पिताजी के आने तक मैं इस कार्य को एकदम मेहनत से करूँगा और पूरा कर लूँगा। दोस्तों देखते ही देखते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आ गई, मगर बड़े बेटे के ख्याली सपनों का अंत नहीं हुआ। न उसने काम को शुरू किया, लेकिन देर होते देखकर उसके मन में अंदर ही अंदर छटपटाहट पैदा होने लगी। दोस्तों वह बार बार सोचता था कि उठो अब काम शुरू करो, क्योंकि शाम होने वाली है, पिताजी आने वाले होंगे। एक मन उससे बार बार कहता, मगर तब तक उसका आलस उसके मन और पैरों को जोर से जकड़ लेता और उसे लेटे रहने और ख्यालों में डूबे रहने के लिए मजबूर कर देता। वहीं छोटा बेटा जो गोद लिया हुआ था उसने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद में जो राजा ने बताया था वो काम उसने बहुत ही अच्छे ढंग से किया। दोस्तों तभी अचानक राजा के आने की आहट हुई तो
तो बड़े बेटे के मन में मानो करंट सा दौड़ गया हो। वह पिता की आवाज़ को सुनते ही घबरा गया, क्योंकि उसने तो अभी तक काम शुरू नहीं किया था। ऐसे में उसने भागकर एकदम से काम शुरू कर दिया। अभी उसने काम शुरू ही किया था, तभी उसके पिताजी वहां आ धमके। दोस्तों, राजा को सामने पाकर वह और ज़्यादा घबरा गया। वहीं बेटे के इस आधे अधूरे काम को देखकर राजा बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से जिस तरह के काम की अपेक्षा की थी, बेटे ने उसके बिल्कुल विपरीत काम किया था। ऐसे में राजा का क्रोधित होना स्वाभाविक था। दोस्तों, पिता के गुस्से को देखकर बेटे ने कहा, बस बस हो गया पिताजी। यह कहकर अपने काम में लग गया, मगर राजा ने उसे रोक दिया और कहा, बेटे, तुम्हारा दिया हुआ समय पूरा हो चुका है। जितना वक्त मुझे देना था मैं दे चुका हूँ। अब बारी तुम्हारे किए काम को जानने की है। तुमने अपना कार्य बिल्कुल भी पूरा नहीं किया है। मुझे लगता है कि तुम इस राज्य के राजा बनने के योग्य नहीं हो, बल्कि इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने के योग्य तुम्हारा छोटा भाई है, जिसने अपना कार्य बड़ी सफाई और लगन के साथ पूरा किया है। तो बड़ा बेटा कहने लगा, नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। असल में मेरा काम छोटे बाले से थोड़ा कठिन था, इसीलिए मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर सका। आप मुझे एक मौका और दें, मैं आपको कार्य बहुत ही अच्छा करके दिखाऊंगा। यदि आपने हम दोनों को एक जैसा कार्य दिया होता तो निश्चित ही मैंने भी कार्य को पूर्ण कर लिया होता। आपने मुझे काठ का तोता बनाने के लिए कहा और छोटे बाले को मिट्टी का तोता बनाने के लिए कहा, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे एक मौका और दें और हम दोनों को एक ही जैसा कार्य दें, जिससे कि मैं भी अपने कार्य को समय रहते पूर्ण कर सकूं। दोस्तों, राजा को बड़े बेटे की बातें सुनकर अजीब लगा, तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका अवश्य देता हूं और मैं तुम दोनों को इस बार एक ही जैसा काम दूंगा, जिससे तुम्हारा कोई बहाना अब की बार नहीं चल सके। दोस्तों, राजा ने अब की दोनों बेटों को एक बाग में बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि मैंने इस बाग में 2 समान गड्ढे खुदवा रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इन गड्ढों में से अपने लिए एक एक गड्ढा चुन लो और सामने वाले कुएं से पानी लाकर इन गड्ढों में डालो। जो भी गड्ढा सबसे पहले भरेगा उसी बेटे को मैं उत्तराधिकारी नियुक्त करूँगा। दोस्तों, राजा के जाने के बाद में छोटे बेटे ने कुएं से पानी भर भर के गड्ढे में डालना शुरू कर दिया, जिससे वो समय से गड्ढा भर के पूरा कर सके और अपने आप को राजा की नज़रों में अच्छा और योग्य साबित कर सके। दोस्तों, वहीं सबसे बड़ा बेटा जो था वह आलस के घेरे में फिर पड़ गया और उसने विचार किया कि ये गड्ढा तो बहुत छोटा है और इससे तो मैं बहुत जल्दी पूरा भर दूंगा। चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। दोस्तों, जब वो बड़ा बेटा बाग से बाहर निकल कर के गया तो उसे एक ऐसा स्थान मिला जहाँ पर एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे में एक पंखा लगा हुआ था और उसमें एक सुंदर सा पलंग बिछा हुआ था और उस पलंग पर एक व्यक्ति आराम कर रहा था। जब दोस्तों राजा का बड़ा बेटा उस कमरे में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति से कहने लगा कि यदि तुम बाहर निकल जाओ तो मैं कुछ घंटों के लिए इस पलंग पर आराम करना चाहता हूँ। दोस्तों, उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम आकर के पलंग पर बैठ जाओ, फिर मैं यहाँ से उठ जाऊंगा और जब तक तुम्हारा मन करे तुम आराम कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम आराम से अपनी नींद पूरी कर सकते हो। दोस्तों, राजा का बड़ा बेटा जैसे ही पलंग पर बैठा तो पहले से सो रहा व्यक्ति एकदम से पलंग से उठ करके और खड़ा हो गया और मकान से बाहर निकल गया। तो राजा का बेटा कहने लगा कि मैं कुछ घंटे के लिए आराम करूंगा, उसके बाद में मैं तुम्हारा पलंग खाली कर दूंगा, फिर तुम आराम से आकर के अपने पलंग पर आराम कर सकते हो। दोस्तों, वो व्यक्ति कहने लगा, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, यदि तुमने इस पलंग को छोड़ा तो ये कमरा ब्लास्ट हो जाएगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना, ये कमरा तभी तक सलामत है जब तक तुम इस पलंग पर आराम करते रहोगे। उठने की गलती मत करना,
यदि तुमने उठने की गलती कर दी तो निश्चित ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। दोस्तों, अब तो वो राजा का लड़का आलस के चक्कर में पूरी तरह फंस चुका था। अब वो राजा का लड़का कहने लगा, अच्छा जाते जाते एक बात तो बताते जाओ कि मुझे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। दोस्तों, वो व्यक्ति कहने लगा, मैं भी तुम्हारी तरह आलस के चक्कर में आकर के और इस कमरे में लेट गया था और आज मैं लेटे लेटे बूढ़ा हो गया। आज तुम्हारे आने पर मुझे इस कमरे से मुक्ति मिली है। अब तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब मेरे और तुम्हारे जैसा कोई आलसी व्यक्ति आकर के इस पलंग पर लेटेगा। दोस्तों, इस प्रकार से वो व्यक्ति राजा के बड़े बेटे से कहकर के वहाँ से चला जाता है। अब राजा का बेटा पलंग पर लेटे लेटे परेशान होने लगता है। उसको नींद नहीं आती है, उसकी दिन रात की नींद उड़ जाती है। शायद मैं आलस नहीं करता और मेहनत करता तो एक राज्य का राजा बनता और मेरे सारे सपने पूरे हो जाते। इधर दोस्तों, जब शाम का समय हो गया और राजा बाग में आता है तो अपने छोटे बेटे का कार्य देख करके बहुत प्रसन्न हो जाता है। वहीं बड़ा बेटा मौका पर नहीं मिलता है तो उसे ढूंढता हुआ जब राजा उस मकान की तरफ पहुंचता है तो कहता है, तुम यहाँ पर पड़े पड़े आराम कर रहे हो, तुमने ये दूसरा भी मौका गंवा दिया है। अब तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। मैं अपने छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बनाऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार राजा अपने बड़े बेटे से कहने लगा, इस पलंग से उठो और जाओ घर पे आराम करते रहना, तुम राज्य को चलाने के काबिल नहीं हो। दोस्तों, राजा की बात सुनकर के बड़ा बेटा कहने लगा, पिताजी अब मैं इस पलंग से नहीं उठ सकता, क्योंकि इस पलंग से यदि मैं उठूंगा तो ये मकान ब्लास्ट हो जाएगा और मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि जो भी इस पलंग पर एक बार लेट जाता है वो फिर यहाँ से उठ नहीं सकता जब तक इस पलंग पर कोई दूसरा आकर के आलसी नहीं लेटेगा। दोस्तों, अपने बड़े बेटे की हालत को देख करके राजा की आंखों में आंसू आ गए। अब दोस्तों, राजा मजबूर था, वो कर भी क्या सकता था। वहाँ से छोटे बेटे को लेकर के वापस आ गया और अपने छोटे बेटे को राजा ने उत्तराधिकारी बना करके अपना धर्म और कर्तव्य पूरा किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में आलस करते हैं वो अपने जीवन को राजा के बड़े बेटे की तरह बर्बाद कर लेते हैं, वो सारी उम्र कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों, हम और आपको कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और मेहनत करते हुए अपने जीवन का अच्छे से निर्वाह करना चाहिए और अपने परिवार के साथ रहते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।